हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारी नई वीडियो में। ठीक, हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कीन। ठीक, एल्कीन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। उसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन पढ़ लिया था, फ्रॉम एल्किल हैलाइड पढ़ लिया था, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड पढ़ लिया था और फ्रॉम एल्कोहल पढ़ लिया था। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ alkyne preparation of alkyne from quaternary ammonium ion from quaternary alkyl अमोनियम आयन। ठीक है, अगर आपके पास कोई एल्किल अमोनियम आयन है इस तरीके से, जहां पे नाइट्रोजन से कोई ऐसा कार्बन लगा है जिसके पर कोई ऐसा एल्किल ग्रुप लगा है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन है। ठीक है, तो जो कार्बन नाइट्रोजन से लगा होगा वो अल्फा कार्बन होगा, जो उससे लगा होगा वो जो अल्फा कार्बन से लगा होगा वो बीटा कार्बन होगा। उसको अगर आप प्लस माइनस के प्लेन्स में हीट करेंगे तो आपका जो अमोनियम आयन है, तो जो आपका बेस है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड अल्फा कार्बन की तरफ आएगा और नाइट्रोजन वहां पे क्या बन जाएगा? लीविंग। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन बनता है इस तरीके से। ठीक, मैकेनिज्म यहाँ पे कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग? मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं E1CV मैकेनिज्म। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट जो है वो हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर दो ऐसे एल्किल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा कार्बन मौजूद है, ठीक है, और उसको आप हीट करते हैं, उसको आप क्या करते हैं? हीट करते हैं बेसिक प्रेशर में। तो क्या होगा? अगर आप यहां से इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये एल्कीन बनेगा, ठीक है, और अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो दो तरह के एल्कीन पॉसिबल होंगे, लेकिन वहां पे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट होगा वो लीस्ट सब्स्टिट्यूट वाला होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? लीस्ट सब्स्टिट्यूट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आपको जो जहां मैंने E1CV मैकेनिज्म पढ़ाया है वो आपको जाके देखना होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, आप जाके उसको जरूर देखिए। ठीक है, वहां पर मैंने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, कई सारे एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं, तो वहां जाके आप उसको देखिए। क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट है ये हमारा फ्रॉम अमोनिया है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और मैकेनिज्म रिएक्शन पढ़ी थी और वो पढ़ी थी EI मैकेनिज्म। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था थर्मल एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, ईस्टर्स का थर्मल एलिमिनेशन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कोप्स एलिमिनेशन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कोप्स एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मैंने वहां पर कवर किए थे, जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, कोप्स एलिमिनेशन से भी हम लोग अपना एल्कीन बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन जो होता है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
एल्कीन की तरह। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे तो ये एल्कीन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक एल्कीन के दो आइसोमर हैं, एक एल्कीन के दो आइसोमर हैं, ठीक है, एक सिस टाइप का है और एक ट्रांस टाइप का है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस होता है वो होता है 0 के बराबर। ठीक है, अगर दोनों साइड लगे हुए ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब इधर भी जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे हैं वही ग्रुप्स अगर राइट साइड वाले कार्बन पे हैं, तो ट्रांस वाले केस में म्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका पोलर बॉन्ड है। और क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा वो किधर से होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन वाले केस में भी हाइड्रोजन कार्बन की तरफ होगा इस तरीके से। यहाँ देखिए अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x होगा, अगर मैं इसको y मान लूं तो ये भी y होगा। तो यहाँ y कैंसिल करेगा, x को कैंसिल करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जबकि सिस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, x के अपोजिट पे क्या है, y। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये x है तो x के अपोजिट में क्या है, y। तो यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो म्यू सिस होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि म्यू सिस जो है वो ज्यादा होगा किससे, म्यू ट्रांस से। कब? जब आपके पास इस तरह का कंपाउंड हो। ठीक है, ये दोनों तरफ कार्बन के लगे हुए ग्रुप क्या हो, सेम। ठीक, लेकिन अगर अगर आपके पास दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हैं, मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो उस केस में जो आपका म्यू ट्रांस जो है, म्यू ट्रांस जो है वो भी नॉन जीरो होगा और म्यू सिस जो है वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक, और म्यू ट्रांस जो होगा वो जनरली ज्यादा होगा किससे, म्यू सिस से। क्यों? देखिए यहाँ पे ये डाइपोल देखिए और ये देखिए कार्बन, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से है ना, जब कार्बन से ज्यादा है, देखिए एक डाइपोल का डायरेक्शन sp3 से sp2 की तरफ और दूसरा कार्बन से क्लोरीन की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में डाइपोल बन रहा है। डाइपोल क्या बन रहा है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है, तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे डायरेक्टली वो ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर तरफ आएगा, इसका भी ऊपर का कंपोनेंट लेंगे तो दोनों किधर आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ उनका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप लगा रखे हैं तो उस केस में सिस ज्यादा होगा ट्रांस से और ट्रांस 0 होगा। बल्कि अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो ट्रांस भी नॉन जीरो होगा, सिस भी नॉन जीरो होगा और ट्रांस ज्यादा होगा किससे, सिस से। क्लियर? नेक्स्ट है दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जैसा वहां पे था वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, वहां पे भी डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मॉलिक्यूलर मास के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर आप आइसोमर्स के लिए बात करें, ठीक है, अगर आप आइसोमर्स के लिए बात करेंगे तो आइसोमर में भी स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर की।
ठीक है, मतलब चेन का या चेन आइसोमर बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर के लिए। ठीक है, मतलब पैकेट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन की लेंथ है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो उस केस में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ ब्रांच की। ठीक है, अगेन सेम रीजन में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे, अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे तो ट्रांस का ज्यादा होगा किससे, सिस से। क्यों, ट्रांस की जो पैकिंग होती है, ठीक है, इसमें आगे लिखता हूं, ठीक है, ट्रांस जो है, ट्रांस है हाई पैकिंग फ्रैक्शन। ट्रांस का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सिस से। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मतलब मॉलिक्यूल जितने क्लोज पैक होंगे, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, बीच में खाली जगह क्या होगा, कम से कम होगा। तो जितना मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बीच में खाली जगह कम होता है तो उसको बोलते हैं कि वहां पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, हाई, वहां पैकिंग एफिशिएंसी हाई है। क्लियर है, तो जहां पे पैकिंग फ्रैक्शन हाई होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, और जो मॉलिक्यूल जितना क्लोज होंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूल के क्लोज होने से वंडर वॉल फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किससे, सिस से, क्योंकि उसका वहां उसमें ट्रांस वाले में मॉलिक्यूल्स की पैकिंग क्या होती है, नजदीक नजदीक होती है। ठीक, दूसरा देखते हैं, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो अगेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ कार्बन के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन के। ठीक है, और फॉर आइसोमर्स, ठीक है, और आइसोमर्स जो है वो सिस का ज्यादा होगा किसके, से सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिस का भी अभी मैंने बताया डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर फॉर पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, अगर वो दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, और जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, और जहां पे पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सिस ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या ज्यादा होगा, ट्रांस ज्यादा होगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगेन ये सॉल्युबल होगा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, और इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होगा किसमें, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, इनसॉल्युबल, सॉरी इनसॉल्युबल होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं उनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, तो क्योंकि उनकी पोलैरिटी बहुत कम है तो पोलर सॉल्वेंट में वो लाइट और लाइट वाली फीलिंग नहीं आती है, वहां पे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो ये पानी के अंदर बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर सिस ट्रांस की बात आ जाएगी तो फिर से सिस की पोलैरिटी ज्यादा होती है ट्रांस से, तो सिस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी ट्रांस से। कहां पे, पानी में। ठीक है, और अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करेंगे तब सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ट्रांस की ज्यादा होगी, इससे सिस। क्लियर, एक और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, एक और हम लोग पढ़ते हैं फिर स्टेबिलिटी। एक और फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ट्रांस वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इससे, सिस। ट्रांस एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इससे, सिस से। क्यों, क्योंकि ट्रांस में जो बल्की ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं।
ठीक है। सिस में जो बल्कि ग्रुप होते हैं, सिस में जो बल्कि ग्रुप होते हैं वो सेम साइड में होते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन दोनों में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पे दोनों क्या है, दूर दूर है, तो इनमें उसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे कार्बन को मैं CH3 को बनाऊं, CH3 कैसे बनाऊं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो कार्बन के अराउंड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो खूब सारा रिपल्सन होगा, यहाँ पे वो कम होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है, वहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होता है और स्टेबिलिटी वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो ट्रांस एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक एनर्जी जो मर्जी आया हो। क्लियर। चलिए, ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसमें क्या है कि एल्कीन कैसे रिएक्शन करते हैं, एल्कीन के रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो तो जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने सबसे पहला मैकेनिज्म आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वहां पर मैंने बोला था कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है किसका, एल्कीन का। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है किसका, एल्कीन का। तो यहाँ पे देखिए, वही मैं यहाँ पे फिर से लिखते जा रहा हूँ, एल्कीन्स मोस्टली react by electro या मोस्टली गिव, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो एल्कीन होते हैं वो मोस्टली कैसे रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका आप ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं जो कि डिसोसिएट होता है किसमें, जो कि डिसोसिएट होता है किसमें, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक ऐसा रिएजेंट जिसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि डिसोसिएट हो सकता है किसमें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, जैसे HBr है ना, जैसे HCl है। ठीक है, ये डिसोसिएट हो सकते हैं किसमें, H+ और Br- में। तो H+ जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और Br- क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जब तक आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है, मतलब पाई बॉन्ड की तरफ दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, तो आप किधर भी इलेक्ट्रोफाइल हो या किधर भी न्यूक्लियोफाइल हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो पहले जो है वो अटैक कौन करता है, पहले एल्कीन रिएक्ट किससे करता है, इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है वो काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, और वो अटैक करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसी एक कार्बन से क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, और जिस कार्बन से वो अटैच होता है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना था और आपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए। तो ऐसी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल के एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो दूसरा वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बीच वाले कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर में अगर आपको न्यूक्लियोफाइल जोड़ूं, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराऊं तो मुझे दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं।
एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है और दूसरा ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं किससे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ पे कौन है? कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। तो अब यहाँ पे देखिए ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें और इसमें? ऑब्वियसली पहला वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन था उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो जब भी आपको पाई एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन का किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे जो डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दे सकता है, तो वो आपको दो तरह का प्रोडक्ट देने की कैपेबिलिटी रखेगा, लेकिन उसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो वही होगा जो कि जिसमें कार्बोकेटाइन क्या बना? ज्यादा स्टेबल बना। ठीक है, इस तरह के एडिशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्कोनी कॉफ एडिशन। क्या बोलते हैं? मार्कोनी कॉफ एडिशन। ठीक है, इसमें ऐसा कार्बोकेटाइन बन रहा हो जहां पे जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा। ठीक, या दूसरे भाषा में लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल है वो उस कार्बन से जुड़ा है जिसके पास हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर इसी के लिए हम लोग एक रूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसीलिए हम लोग एक रूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मार्कोनी कॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनी कॉफ रूल में मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो बातें हैं। पहले जो ओरिजिनल मार्कोनी कॉफ का स्टेटमेंट था कि जो इलेक्ट्रोफाइल will attach to that carbon which has higher number of hydrogen. ठीक है, during इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, या इसकी हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन लिखते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल will add to that carbon which produces more stable carbocation. Which produces more stable carbocation. ठीक है, आई बात समझ में? तो जब भी हम लोग एडिशन रिएक्शन कराएंगे तब हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन से जोड़े जिसपे जोड़ने से बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर आपको मतलब ये तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में मैंने एक पूरा लेक्चर बना रखा है जिसको आप लेक्चर नंबर 1 है रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज में आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से एक ही लेक्चर है, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिएक्शन की सीरीज में। सबसे पहला है एडिशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, क्या होगा, सिंपल सा है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं ये, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं ये डिसोसिएट होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन किसमें, H+ और X-, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है और हैलाइड यहाँ पे हमारा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब कि अगर आप इसका रिएक्शन किसी एल्कीन के साथ कराएंगे, अगर आप इसका रिएक्शन किसी एल्कीन से कराएंगे तो वहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म सिंपल सा है, मैकेनिज्म जो होगा वो दो स्टेप के थ्रू जाएगा। पहला स्टेप जो होगा उसमें कौन ऐड होगा, H+ ऐड होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड अटैच करेगा किसके ऊपर, H+ के ऊपर, और जो आपका हाइड्रोजन है वो दोनों में से किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में होगा कि जिस कार्बन के ऊपर आपका क्या आया है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है उस कार्बन के न्यूक्लियोफाइल जो आके, यानी कि जो हमारा हैलाइड आयन है वो आके जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट कौन बना है, इंटरमीडिएट क्या बना है यहाँ पे, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जो रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। या अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड में बात करेंगे तो HI का ज्यादा होगा, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, HF में रिएक्शन बहुत कम होता है, लगभग 9 के बराबर होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि HI ज्यादा एसिडिक होता है, ये आसानी से डिसोसिएट होता है किसमें, H+ और I-। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये आगे एक और चीज देख सकते हैं कि पहला वाला स्टेप यहाँ पे RDS है, तो जहाँ पे H+ जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है। तो जिस रिएक्शन में H+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, वहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो HI जो है वो ज्यादा H+ हमको प्रोड्यूस करके देता है। क्लियर, और क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो क्या होगा, तो रीअरेंजमेंट में, ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक, और अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर आप इसकी बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके साथ, DBr के साथ, इसका करा रहा हूँ DBr के साथ। तो DBr मुझे क्या देगा, DBr मुझे क्या देगा, D+ देगा प्लस Br- देगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, D+ है, तो D+ उस कार्बन से जाके लगेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, या उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके लगने से बनने वाला कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे।
आपका कार्बोकेटायन है, ये आपका कार्बोकेटायन है। ठीक, अब ये कार्बोकेटायन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बोकेटायन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इसके जो p ऑर्बिटल है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर ये प्लेन है तो p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब कि जो Br माइनस है वो आगे से भी ऊपर से भी आके लग सकता है और वो पीछे से भी आके लग सकता है। मतलब वो ऊपर वाले लोब से भी ओवरलैप कर सकता है और नीचे वाले से भी ओवरलैप कर सकता है। मतलब यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। पहला कि Br अगर ऊपर से ओवरलैप किया तो ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कि अगर Br नीचे से बना तो ये बनेगा। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और जब आप इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों कायरल कार्बन से, ये यहाँ पे भी कायरल कार्बन बन रहा है और यहाँ पे भी कायरल कार्बन बन रहा है और इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा। एक R होगा, दूसरा S होगा और एक S होगा, दूसरा R होगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर मेरा कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मेरा कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे दोनों तरह के कायरल कार्बन बनेंगे। वहां पे R फॉर्म भी बनेगा, वहां पे S फॉर्म भी बनेगा और दोनों के बनने का परसेंटेज जो होगा वो बिल्कुल भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर एक ही कायरल कार्बन बन रहा है, अगर एक ही कायरल कार्बन बन रहा है दोनों मॉलिक्यूल में, तो दोनों मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनएंसियोमर होंगे। ठीक है, अगर क्या, अगर आपके पास एक ही कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो वहां पे आपका रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है या डायस्टेरियोमर्स का भी मिक्सचर बन सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल आप लिखिए, पहला क्वेश्चन, या मैं करवा भी चुका हूँ आपको लेकिन फिर से भी करवा दे रहा हूँ, आप रिमाइंड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं पहले वाला सॉल्व करता हूँ। देखिए आप हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखा करिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट करने में अक्सर क्या होता है कि जो रीअरेंजमेंट वाला पोर्शन है वो छूट जाता है, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, H+ को ऐड करता हूँ। तो H+ जो है मैं इन दोनों में से उस कार्बन पे जोड़ूंगा जिससे बनने वाला कार्बन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन जोड़ता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनता, दूसरा वाला कार्बन क्या बनता। अगर मैं बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन जोड़ता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता, जो कि मेरे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। फिर उसके ऊपर मैं Br- जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में D+ बनेगा। तो D+ में उस कार्बन से जोड़ूंगा जिससे बनने वाला कार्बोकेटायन क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, और फिर मैं Br- जोड़ूंगा, ये बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे वही चीज है, मैं D को उस जगह पे जोड़ूंगा जिससे बनने वाला कार्बोकेटायन क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, फिर उसके बाद में Cl- को जोड़ूंगा, ठीक है। तो एक चीज और है, यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे, यहाँ पे दो कायरल कार्बन बने, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे और दोनों ये जो कायरल कार्बन जिस कंपाउंड में है वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वहां पे जो नंबर ऑफ टोटल आइसोमर बनेंगे वो 2 इक्वल टू कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो 4 में 2 आपके नेगेटिव बाई पेयर होंगे और बाकी सब एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टेरियो होंगे, ठीक है। मामला तब फंसता है जब रीअरेंजमेंट होने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब मैं D+ जोड़ता हूँ, जब मैं D+ जोड़ूंगा तो ये बनेगा, ठीक। ये भी अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटायन है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, अगर मैं हाइड्राइड को शिफ्ट करा दूं तो मेरा ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। और इस कार्बोकेटायन पे अगर मैं I- जोड़ता हूं, अगर इस कार्बोकेटायन पे मैं I- जोड़ता हूं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक। तो एक्चुअल प्रोडक्ट में दी है, मतलब जो हम अगर आप बिना रीअरेंजमेंट का कराते तो एक जो कि आपके ऑप्शन में दिया भी रहेगा कि डी यहाँ जोड़ेगा और आई यहाँ जोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। सही प्रोडक्ट जो है आपका ये रीअरेंजमेंट के बाद वाला, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं पहले D+ जोड़ता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, D+ जोड़ता हूँ ऐसे, इसको आप क्या कराइए, रीअरेंज कराइए, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हम लोग जरूर करवाते हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर आप क्या जोड़िए, Br-, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए D+ कहाँ जुड़ेगा, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। D+ को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, ये कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है, 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग हमारी क्या होती है, एक्सपैंड होती है, ठीक है। रिंग एक्सपैंड होगी
ये बन जाएगी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है। इसके ऊपर डी रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये फिर से रीअरेंज होगा। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक। तो वहां पे हम लोग फिर क्या जोड़ देंगे, बी आर माइनस, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब मैं क्योंकि रीअरेंजमेंट करा चुका हूँ तो बार बार एक ही चीज को करने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये है, ठीक है। तो जब भी आप HBr ऐड करेंगे, जब भी आप HBr ऐड करेंगे तब आप इस तरीके से HBr ऐड करेंगे कि पहले H प्लस ऐड करते समय उसको ऐसी जगह पे जोड़ेंगे जहां पे बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि if HBr is added in presence of peroxide, if HBr is added in presence of peroxide or light, ठीक है, या HNO लिखा हुआ, ठीक है, then addition will happen according to anti-Markovnikov rule without rearrangement, ठीक है। ये जो है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है, ये किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू, इसको भी हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप ठीक है, अगर आपके पास कोई एल्कीन है जिसका रिएक्शन आप HBr से करा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या सनलाइट, ठीक है, तो वहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है और वहां पे जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अभी मैं कुछ देर पहले जब इसका एडिशन कराया था तो मैंने Br यहाँ पे लगाया था, H यहाँ पे लगाया था, ठीक है। लेकिन अब मैं उसका उल्टा करूंगा, अब क्या करूंगा कि जहां पे H लगाया था वहां पे मैं जहां पे H लगाया था वहां पे मैं Br लगा दूंगा और जहां पे मैं Br लगाया था वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आप पहले दिमाग में सोच लेंगे, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, क्लियर, ठीक है। और जैसे अभी मैं अभी एक और एग्जांपल हम लोग किए थे, ये वाला, ठीक, इसको हम लोग किए थे, तो इसमें मान लीजिए आप HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली मैं यहाँ पे H ऐड करते हैं, यहाँ Br ऐड करते हैं, लेकिन जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो उसका जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन को वहां जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक। जैसे अभी मैं इसको भी हम लोग किए थे, ठीक है, इसका मैं अगर Br यहाँ पे ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जहां पे हम लोग Br ऐड किए थे वहां पे D जोड़ देंगे और जहां पे D जो ऐड किए थे वहां पे क्या जोड़ देंगे, Br, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म वगैरह और डिटेल जाननी होगी तो आप जो है वहां पे मैकेनिज्म जहां पे मैंने आपको पढ़ाया है वहां पे आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।